हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले हमने वाकाटक वंश तक सब चीज़ कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश की। तो सबसे पहले मैं गुप्त वंश के जो जो शासक हुए उनके बारे में थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। सबसे बढ़िया ट्रिक। ठीक है, तो ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, ये लिखा हुआ है सर चंकू भागा। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बनाया है गुप्ता सर। हमारे गुप्ता सर थे चंकू भागा, उनको देखकर। ठीक है, तो गुप्ता सर चंकू भागा, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक हो जाता है। ठीक है, तो गुप्ता से हो जाएगा गुप्ता वंश यानी कि गुप्त वंश। ठीक, स से हो जाएगा समुद्रगुप्त, र से हो जाएगा रामगुप्त, च से हो जाएगा चंद्रगुप्त, कु से हो जाएगा कुमारगुप्त और भागा से हो जाएगा भानुगुप्त। तो पांचों के पांचों जो इसमें जो शासन करता थे उनका नाम आपको एक सेकेंड में याद हो जाएगा। बस आप इस बात को याद रख ले, गुप्ता सर चंकू भागा। गुप्ता सर चंकू भाग गया ऐसे करके आप बोल रहे हैं किसी को। ठीक है, मान लो गुप्ता सर हैं आपके सामने में और उस आप बोल रहे हैं सर चंकू भाग गया ऐसे करके। तो सर चंकू भागा, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके बारे में गहराई से अध्ययन की। तो अब एक एक राजा के बारे में, जैसे समुद्रगुप्त है तो उसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ गुप्त वंश क्या है, कैसा है। ठीक है, तो गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी 319 से 550 ईसा पूर्व। ठीक है, बहुत ही प्राचीन ये भी था। ठीक है, गुप्त वंश। ठीक, इसकी जो राजधानी थी इन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र को, और जो इसके संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उनके बारे में अलग पढ़ना पड़ता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अगर पढ़ें तो थोड़ा सा अलग टाइप का पढ़ना पड़ता है। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है भारत में श्री गुप्त ने की थी, और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दक्षिणापथ कौशल के नाम से जाना जाता था। इस समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था गुप्त वंश में? दक्षिणापथ कौशल। ठीक है, कौशल के नाम से जाना जाता था, यानी दक्षिण कौशल ही कह सकते हैं आप, दक्षिणापथ कौशल। दक्षिणी हिस्से को महाकांतर कहते थे, बस्तर वाले क्षेत्र को हम लोग महाकांतर कहते थे। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय के जो अभियान है उसी के दौरान यहाँ पे आया था। ठीक, दक्षिण कौशल। तो सबसे पहले जो शासक हुआ महेंद्र सेन था। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ ये वाकाटक वंश का था महेंद्र सेन। वाकाटक वंश का जो महेंद्र सेन था उसको जो है इसको हराया था किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त हमारा सबसे पहला जो शासक था गुप्त वंश का वो समुद्रगुप्त था। अब समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया, और उस दक्षिण अभियान के द्वारा जो सबसे पहला हराया उसने महेंद्र सेन को हराया। महेंद्र सेन को हराया जो वाकाटक वंश का था। उसके बाद इसने व्याघ्रराज को हराया जो कि नल वंश का था। व्याघ्रराज को हराया जो कि नल वंश का था। ये नल वंश का था, ये वाकाटक वंश का था, वाकाटक वंश का था। अब इन दोनों को हरा दिया। अब व्याघ्रराज को हराया तो ये उपाधि धारण किए व्याघ्रहंता करके। व्याघ्रहंता, व्याघ्रहंता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। समुद्रगुप्त हमारा पहला राजा है। हमने ट्रिक बनाया है सर चंकू भागा। ठीक है, गुप्ता सर चंकू भागा, गुप्ता सर। तो एक गुप्ता से हो जाएगा गुप्ता वंश। ठीक है, ये सर से हो जाएगा, स से हो जाएगा समुद्रगुप्त, र से हो जाएगा रामगुप्त, च से हो जाएगा चंद्रगुप्त, कु से हो जाएगा कुमारगुप्त, भागा से हो जाएगा भानुगुप्त। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, उसको आप याद रखें। अब समुद्रगुप्त के बारे में हम बात कर रहे थे। समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को हराया था जो कि नल वंश और वाकाटक वंश के थे, इसीलिए ये व्याघ्रहंता कहलाए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके झुमके के जो अवशेष मिले हैं, झुमके के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं महासमुंद से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महासमुंद। जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है रूपा देवी। क्या नाम है? रूपा देवी। इनके झुमके कहाँ मिले हैं भैया? महासमुंद में। महासमुंद धमतरी के पास और रायपुर से लगा हुआ जिला महासमुंद, बहुत ही प्यारा जिला, घनी जंगल वाला। ठीक है, 12वां पारा जो है महासमुंद और आपके बलौदा बाजार से जुड़ा हुआ ठीक एक क्षेत्र है। 12वां पारा अभ्यारण्य है। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया। और सिरपुर है जो महासमुंद में ही है, लक्ष्मण मंदिर। तो आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद
जो गुप्त वंश के साक्ष्य उसके बारे में बात किए, तो समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवी, उनका झुमका जो है महासमुंद में मिला था, ऐसा करके मैंने बताया है आपको यहाँ पे। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश के और साक्ष्य के बारे में। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा जाता है, पूछा जाता है। तो इसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछा जाता है, तो ये हरिसेन द्वारा लिखा गया था। और इसमें जो समुद्र की जो गुप्त है उसकी दक्षिण अभियान का जो समय है उसके बारे में उल्लेख है। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, बानाबरत की पहाड़ी दुर्ग, बानाबरत का एक क्षेत्र है दुर्ग में, वहाँ से मिला है। आरंग रायपुर से मिला है, ठीक है। गुप्त वंश का जो प्राचीन प्रतिमा बूढ़ी खार से मिला है, एक बूढ़ी खार से एक प्राचीन प्रतिमा मिली जिसमें गुप्त वंश के साक्ष्य ऐसा माना जाता है। गुप्त काल में दक्षिण कौशल को जाना जाता था दक्षिणा पंथ के नाम से, पंथ नहीं है दक्षिणा पथ है, क्या है, दक्षिणा पथ। छत्तीसगढ़ हमारा जो कौशल है दक्षिणी कौशल, उसको दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। गुप्त वंश का जो शासन है अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष रूप से कब छत्तीसगढ़ में शासन किसने किया था प्रथम बार, तो अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। अब वो है हमारा राजर्षि तुल्यकुल वंश, आरंग रायपुर क्षेत्र में इन्होंने जो है स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में। उससे पहले जो गुप्त आए थे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था इस क्षेत्र में, ठीक। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ गुप्त वंश के बारे में, ठीक। तो अब समुद्रगुप्त के बारे में हमने बात कर लिया, इनकी पत्नी रूपा देवी, इनके साक्ष्य मिले हैं। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान इस क्षेत्र में आए थे और महेंद्र सेन को हराया था, व्याघ्र राज को हराया था, व्याघ्रहंता कहलाए थे, ठीक। इन सब के बारे में मैंने आपसे समुद्रगुप्त के बारे में शेयर किया। अब दूसरा जो राजा था रामगुप्त था, इनके जो सिक्के हैं बानाबरत दुर्ग से मिले हैं, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके बाद आया, इसकी जो पुत्री है प्रभावती, इनका विवाह जो मैंने बताया था वाकाटक वंश के रुद्रसेन से हुआ था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त चाहते थे कि मैं वाकाटक वंश के जो सारे राजकाज है उनको हड़प लूँ बाद में, और अपनी पुत्री को दे दिया उनको, विवाह करके राजनीतिक संबंध बना लिए उनसे, ठीक। और वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए ताकि जो है भविष्य में चंद्रगुप्त को ये क्षेत्र प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद जो आया कुमारगुप्त आया, ठीक है। रत्न जड़ित सिक्का आरंग रायपुर से इनका प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित सिक्का है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंग रायपुर से। तो कुल मिला के दुर्ग और आरंग वाला जो क्षेत्र है, दुर्ग और आरंग रायपुर, इनके जो साक्ष्य मिलते हैं पूरा गुप्तों का वहाँ पे राज था, ऐसा माना जाता है। भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, एरण इस तरह से लिखते हैं एरण अभिलेख, तो न को आप रण बना लेंगे। एरण अभिलेख से जो भानुगुप्त है कुमारगुप्त के बाद आया, और इसका जो अभिलेख है एरण अभिलेख 510 ईस्वी में आया। इसी एरण अभिलेख में इसने जो सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन किया है, ठीक है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख किसका है ऐसा करके पूछ देते हैं, तो भानुगुप्त का है। और एक भानुगुप्त किस वंश से थे, तो गुप्त वंश से थे, ठीक है, 510 ईस्वी में। इनके निर्माण कार्य की बात करें अगर, तो देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव में मनिहारी नदी के किनारे, यानी मनियारी नदी है वो, मनियारी नदी है, हारी लिखा गया है वो या है, ठीक है। मनियारी नदी के किनारे में किसने बनवाया था, तो इसका जो निर्माण कार्य भानुगुप्त ने करवाया था। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के भानुगुप्त ने। केवटीन मंदिर का निर्माण पुजारी पाली में जो है बरम किला रायगढ़, शिव जी की मूर्ति है यहाँ पे, गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ है। तो केवटीन मंदिर जो है पुजारी पाली बरम किला रायगढ़ में, ठीक है। जो केवटीन मंदिर केवटीन बोल रहे हैं लेकिन इसमें जो है शिव जी की मूर्ति है, इसका जो निर्माण गुप्तों ने किया था, गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ है। देवरानी जेठानी मंदिर का जो खोज है मैं उसको बता देता हूँ। सर्वप्रथम इसकी खोज 1873 में ब्रिटिश काल के समय J.D. वेंगलर नामक एक पुरातत्वविद ने की थी, जिसका महानिदेशक एलेक्जेंडर कर्निंघम के सहयोगी वेंगलर को ताला गांव की सूचना 1873-74 में तत्कालीन कमिश्नर कीसर ने दी थी। तो इसी क्षेत्र की खोज किसने की थी, J.D. वेंगलर ने की थी देवरानी जेठानी मंदिर का। ये पूछ सकता है देवरानी जेठानी मंदिर की खोज किसने की थी, तो 1873 में J.D. वेंगलर, आप याद रखना J.D. वेंगलर इसने की थी, ठीक है।
तो इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है, गुप्त वंश के बारे में काफ़ी है, इससे ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैंने ट्रिक भी बता दिया कि कैसे हम लोग समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, भानुगुप्त के नामों को याद रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक था, गुप्तसर, चंकू, भागा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो मैं ट्रिक बनाने के लिए जो यूज़ करता हूँ मेथड, वो है प्रथम अक्षर। इसका स ले लिया, इसका र लिया, सर हो गया, च और कू ले लिया, चंकू हो गया, भागा एक राइम वर्ड बन जाता है भागा ऐसे करके। तो ये जो सर, चंकू, भागा ऐसे करके बन गया। और गुप्ता सर आपकी क्लास में कहीं होंगे तो आप उससे ट्रिक बना सकते हो, गुप्ता सर, चंकू, भागा ऐसे करके। तो इस तरह से मैंने एक ट्रिक बना लेता हूँ और आसान जाता है इसमें याद करने में, तो मेरे को याद हो जाता है। ठीक, इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया है, देखिए आप, गुप्ता सर, चंकू, भागा करके, और बता भी चुका हूँ आपको वैसे। ठीक है, और मैं ट्रिक बनाया हूँ, जैसे प्रथम में कौन आया हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जो सबसे पहले वंश आया था मौर्य वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर कुषाण वंश, फिर मेघ वंश, वाकाटक वंश, फिर गुप्त वंश। तो इसका है मौसा कुमे वागु ट्रिक। इसको अगर आप याद करते हैं तो ये पूरा सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। पहला ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये वंश, फिर ये वंश, फिर ये वंश। इस तरह से भी आप एक्स्ट्रा डोज याद कर सकते हैं इसको, मौसा कुमे वागु। अगले बात करते हैं हम लोग राजर्षि तुल्य कुल वंश की। राजर्षि तुल्य कुल वंश में जो इसकी राजधानी थी आरंग, रायपुर था। ठीक, इसकी जानकारी भीमसेन द्वितीय के जो आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से, भीमसेन द्वितीय इसी के राजा थे, राजर्षि तुल्य कुल वंश के। और इन्हीं के जो आरंग ताम्रपत्र से है उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख शासक थे वो इतने सारे थे, लगभग 6। पहला हुआ सूर, दूसरा दई, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, और 5वां नंबर पे है आपका दायित द्वितीय। उसके बाद 6वें नंबर पे है आपका भीमसेन द्वितीय। सूर, दयित या दायित, विभीषण, भीमसेन, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। इसका ट्रिक है याद करने का, ये सुदा विभिदा भी, सु से हो जाएगा सूर, दा से हो जाएगा दायित, वी से हो जाएगा विभीषण, भीम से हो जाएगा भीमसेन, और दा से हो जाएगा दायित द्वितीय, और भी से हो जाएगा भीमसेन द्वितीय, सुदा विभिदा भी। तो इसको याद करने के लिए आप याद रख सें टीना ढाबी, टीना ढाबी, जो यूपीएससी में सेकेंड रैंक लाई थी, फर्स्ट रैंक लाई थी। ये 2017 या 18 ऐसा कुछ है, या 19 है, 2019 में, शायद 19 में। तो टीना ढाबी जो है टॉप की थी, उसी पे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। सुधा विभी दाभी, उनका जो है दाभी का शादी हो गया, सुधा शादीशुदा, विभी दाभी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने याद कर लिया है उसको, सुधा विभी दाभी करके। अब पहला पहला आप अक्षर ले लेंगे और आपका बढ़िया सा ट्रिक यहाँ पे तैयार हो जाता है, और सारे सीक्वेंस में याद हो जाते हैं नाम आपको। जैसे आप परीक्षा हाल में जाते हैं, आपको इतना लाइन याद होना चाहिए बस, आप सीक्वेंस में जमाइए, ऐसा वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। इसके बाद अगला कौन शासक आया इसके बारे में बना सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है आपको नाम तो याद होगा ही। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सुदा विभी दाभी, सुर, दायित, विभीषण, भीमसेन, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, ये द्वितीय वाला है। ठीक है, दायित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय, विभीषण प्रथम, भीमसेन प्रथम, ऐसे याद रख सकते हैं, प्रथम वाला है, ये भी प्रथम वाला है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सा हो जाता है ये याद। ठीक है, राजयोगी की उपाधि, राजयोगी की उपाधि इन्होंने धारण की थी, राजर्षि तुल्य कुल वंश के थे जो पूरे शासक, उन्होंने राजयोगी की उपाधि धारण की थी, राजयोगी की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश थे ये। ठीक है, इन्होंने ही प्रत्यक्ष रूप से इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा, वाकाटक वंश, गुप्त वंश, ये सब पूरे भारत में फैले हुए थे, और अप्रत्यक्ष रूप से कोई नागपुर से शासन कर रहा है, कोई वहाँ से शासन कर रहा है, इस तरह से नंदीवर्धन, नागपुर, तो अलग अलग क्षेत्रों से वे शासन करते थे। पर प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम शासन किया तो वो है राजर्षि तुल्य कुल वंश। उनका जो राज चिन्ह था गजलक्ष्मी था। कलचुरी वंश का भी गजलक्ष्मी है, उनका राजलक्ष्मी है शायद, नहीं गज ही लक्ष्मी है कलचुरी वंश का भी। इनका जो राज चिन्ह है वो सिंह था।
राजचिन्ह गजलक्ष्मी, राजचिन्ह सिंह, ये दो चीज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, मतलब ये गजलक्ष्मी जो है सिक्के में अंकित होते थे, जो सिक्के का एक साइड में लक्ष्मी माता का चित्र बना होता था इस तरह से, और एक तरफ शेर बना होता था। ठीक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अभी भी शेर बनता है हमारे जो सिक्के हैं उनमें। ठीक, तो अगला हम बात करते हैं राजर्षि तुल्य कुल के बारे में। आपने शासन को याद कर लिया होगा, जो प्रमुख शासक थे उनको। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो पर्वतद्वारक वंश को जो है सोमतुष्टि, तो उससे पहले हम राजर्षि तुल्य के बारे में देख रहे थे। इतना ही काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है। इतना बस आप याद रखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर बात करें राजर्षि तुल्य कुल की, तो भीमसेन द्वितीय के बारे में ताम्रपत्र बस पूछा जाता है। भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो शासक थे बस उसको बस याद रखना। फिर CGPSC या ACF में कोई भी क्वेश्चन आए, CGPSC या ACF में कोई भी क्वेश्चन आए, तो बस इतना से आता है क्वेश्चन। सूर कौन थे, दैत्य कौन थे, विभीषण कौन थे, भीमसेन, इस सब के बारे में। तो एकदम गहराई से इसको पढ़ना नहीं पड़ता है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ता है, और शासक के नाम। तो CGPSC और ACF में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता है। अगला हम बात करते हैं पर्वतद्वारक वंश की। पर्वतद्वारक वंश जो है राजर्षि तुल्य कुल के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है, पर्वतद्वारक वंश सोमतुष्टि भी कहते हैं। ठीक है, और राजधानी देवभोग था, गरियाबंद। राजधानी क्या था इसका, देवभोग गरियाबंद था। ठीक है, देवभोग एक जगह है गरियाबंद में। गरियाबंद किस लिए फेमस आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये गरियाबंद जिला है, तो यहाँ पे हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, स्रोत, इसके जो स्रोत कहाँ से मिलते हैं, राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र अभिलेख से। जैसे हमने अभी राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में देखा, तो भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र लिख मिलता है, लेकिन इसमें जो है राजा तुष्टिकर का ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। यहाँ पे हमने देखा राजा भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है उससे जानकारी मिलती है, और अगर हम बात करें पर्वतद्वारक की, तो ये राजा तुष्टिकर के ताम्र अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसमें दो ही राजा थे, सुमन राज और तुष्टिकर। इसके जो शासक थे स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। ठीक है, इनके जो समकालीन थे और राजा वो नलवंश थे। इनके जो समकालीन राजा थे वो नलवंश थे। ठीक, इतना बस आपको याद रखना है पर्वतद्वारक के बारे में। दो ही राजा थे इसमें, सुमन राज और तुष्टिकर। राजा सुमन राज और राजा तुष्टिकर, इतना ही आपको याद रखना है बस। देवभोग गरियाबंद। ओके, मैप के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गरियाबंद ये वाला जिला है, ये वाला क्षेत्र में इन लोग का राज था पर्वतद्वारक वंश का। ठीक, बस इतना ही आप याद रखें इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला। तो अगला बात करें तो नल वंश आता है हमारे पास। नल वंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा वंश है, इसमें लगभग 15 शासक थे। ठीक है, तो नल वंश जो है 4वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में मध्य में, और उससे पहले थोड़ा सा ये लोग ने शासन किया। तो नल वंश की जो शुरुआत है वो लगभग 3री सदी में हो गई थी, 290 और 330 के ईसा पूर्व। सीसुक था इसका जो संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसका किसको माना जाता है, वराहराज को माना जाता है। सीसुक इसका संस्थापक था। नल वंश का संस्थापक सीसुक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। और ये वराहराज कब आए थे, तो 330 से 370 तक। ठीक, 330 से 370, इसीलिए 4वीं से 12वीं शताब्दी कहा गया है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक ये थे। उन्होंने सिर्फ नल वंश का जो नींव रखा था वो संस्थापक थे सीसुक, और वास्तविक संस्थापक जब उन्हें राजकाज चालू किया वो थे वराहराज। तो इस तरह से आप याद रखें, बहुत ही बेस्ट ट्रिक होने वाला है ये। इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक, अब इनका जो शासन था वो क्षेत्र कौन कौन सा था, इसका जो क्षेत्र है वो बस्तर वाला क्षेत्र, ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये सब क्षेत्र इनका था। ठीक है, तो इनका शासन क्षेत्र कोरापुट, वर्तमान कांकेर, ये जो कांकेर जिला है अपना, ठीक, कोरापुट वाला क्षेत्र, ठीक, वो कांकेर जिला बस्तर संभाग में आता है। तो इनकी राजधानी पुष्करी थी, वर्तमान में भोपालपट्टनम, बीजापुर, ये वाला क्षेत्र। इनकी राजधानी पुष्करी, वर्तमान में भोपालपट्टनम, बीजापुर जिला। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बीजापुर में कौन कौन से आपके अभ्यारण्य हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, एक पामेड़ है, और पामेड़ के बाद भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है,
भोपालपट्टनम एक फेमस जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे एक गेम सेंचुरी है, उसका नाम भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, इस वंश का जो प्रतापी शासक था भवदत्त वर्मन हुए। इस वंश के जो अंतिम शासक थे नरेंद्र धवल हुए। नरेंद्र धवल नहीं है, वो थबल है, थबल, नरेंद्र थबल, थबल। तो वाकाटक वंश इस वंश के समकालीन थे और इन दोनों वंशों के बीच लंबा संघर्ष चला। वाकाटक वंश, नल वंश, और एक था आपका अभी जो बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वो वंश जिसका नाम है, ये देखिए, पर्वत द्वारक तो नहीं है, राजर्षि तुल्य नहीं है, गुप्त वंश। नल, गुप्त और वाकाटक वंश, इन तीनों के बीच संघर्ष चला था। ये नल वंश हो गया, गुप्त वंश और वाकाटक वंश, इन तीनों के बीच में संघर्ष चला था। ठीक है, नल वंश के जो शासक थे प्रमुख उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आए थे शिशुक, इनके संस्थापक थे, 290 से 330 ईसा पूर्व आए थे शिशुक, इनके संस्थापक थे। व्याघ्रराज दूसरे नंबर पर आए थे। व्याघ्रराज समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद विषभ राज आए। विषभ राज के बाद जो वराह राज आए, यही वराह राज वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। एडेंगा अभिलेख से जिनकी जानकारी मिलती है। जो मृदभांड थे, यहाँ से एडेंगा के मृदभांड से 29 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मतलब इस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए थे। इसमें तो वराह राज द्वारा, फिर भवदत्त वर्मन द्वारा और अर्थपति भट्टारक, ये तीनों ने सोने के सिक्के चलाए, सोने की मुद्राएं चलाई। ठीक है, वराह राज के बाद आता है भवदत्त वर्मन। पोड़ागढ़ शिलालेख से इन्हीं जो शासक थे उनको प्रथम शासक कहा गया था। ठीक है, भवदत्त वर्मन को कई लोग बोलते हैं प्रथम शासक, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं तो वास्तविक संस्थापक वराह राज थे। प्रथम शासक पोड़ागढ़ अभिलेख से इनको माना जाता है, पर आप सीधा सीधा इसको वास्तविक संस्थापक को याद रखें, वराह राज। भवदत्त वर्मन आए उसके बाद, तो ये भवदत्त वर्मन ने किसको पराजित किया? नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन जो वाकाटक वंश के जो शासक थे उनको पराजित किया। ठीक है, इसकी जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बता दिया है आपको कि नल वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश, इन तीनों के बीच संघर्ष चलते रहता था। ठीक है, तो नल वंश और वाकाटक वंश के बीच ज़्यादा चला था। तो जो नल वंश के जो शासक थे, कौन थे? भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन यहाँ के शासक थे, जो आपको दिख रहा है 5वें नंबर पे, भवदत्त वर्मन। इन्होंने इस जो शासक था वाकाटक वंश का, जो कौन था शासक? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन था। ठीक, और इसका जो था भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन, ये भवदत्त वर्मन इसको पराजित कर दिया। नरेंद्र सेन पराजित हुआ। अब इसका जो बेटा आएगा नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन का बेटा आया पृथ्वीराज, और इसका जो बेटा आया अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। तो भवदत्त वर्मन के नीचे में आप देख रहे हैं अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक को जो नरेंद्र सेन की जो पुत्र था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज ने नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीसेन आता है, पृथ्वीराज नहीं है, पृथ्वीसेन है। तो ये नरेंद्र सेन का जो बेटा था पृथ्वीसेन, उसने अर्थपति भट्टारक को क्या कर दिया? हरा दिया। मतलब ये पिता ने इसको हराया था, अब उसका बदला लिया कौन? इसका बेटा। अब जो हारा था उसी का बेटा बदला लेगा उसके बेटे से। तो मतलब पृथ्वी ने अर्थ को हरा दिया। ठीक है, इस तरह से हुआ। उसके बाद अर्थपति की मृत्यु हो गई। ये जो भवदत्त वर्मन का बेटा था, अर्थपति की मृत्यु हो गई, जो 6वें नंबर पर दिखा रहा हूँ आपको, अर्थपति की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अगला शासक बना स्कंद वर्मा या स्कंद वर्मन बना। नल वंश की पुनर्स्थापना की इसने, फिर ये क्यों मर चुका था। ठीक है, अब कोई बचा नहीं था, तो इसके वंश में एक छोटा सा रहा होगा, और बाद में धीरे से बड़ा होकर जो है नल वंश की पुनर्स्थापना की, और इस वंश का अत्यधिक शक्तिशाली शासक बना। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का इसने निर्माण करवाया है। पोड़ागढ़ में स्कंद वर्मन ने ही विष्णु देव का जो मंदिर है उसको निर्माण करवाया है। उसके बाद स्तंभ राज बना। उसके बाद आया नंदराज। नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी। पृथ्वीराज राजिम शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार विलास तुंग के पिता थे। विलास तुंग के पिता कौन थे? पृथ्वीराज थे। यहाँ पे याद रखना, पृथ्वी सेन अलग है, ये पृथ्वीराज अलग है।
ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पृथ्वीराज पृथ्वीसेन एक साथ बोल सकते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये पृथ्वीराज अलग शासक था। ठीक, राजिम शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार विलासतुंग के पिता थे। ठीक है, विरूपाक्ष आया उसके बाद, विरूपाक्ष राजिम शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार विलासतुंग के पिता, सॉरी इसमें डबल डबल हो गया है। एक्चुअल में पृथ्वीराज उसके पिता नहीं थे, विरूपाक्ष था। विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष थे और राजिम के जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विलासतुंग। विलासतुंग के पिता थे विरूपाक्ष। ठीक, ये जो लाइन है डबल हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया है इसमें, तो आप इसको याद ना रखें, ये वाला लाइन। पिता कौन थे, तो विलासतुंग के पिता विरूपाक्ष थे। इसका जो मंदिर का निर्माण है राजीव लोचन मंदिर का, विलासतुंग ने कराया था, और जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार बाद में जो कलचुनी नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सेनापति ने कराया था, जिसका नाम था आपका जगतपाल। उसके बाद पृथ्वी व्याघ्र आया, विलासतुंग के बाद पृथ्वी व्याघ्र। भीमसेन देव आया, पंडीपाथर अभिलेख इनके द्वारा दिया गया था, भीमसेन देव के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र धवल आया, नरेंद्र थबल भी बोलते हैं, थबल अंतिम शासक था ये, नरेंद्र थबल या नरेंद्र धवल, ये थबल ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, थबल। तो ये जो अंतिम शासक था वो नरेंद्र थबल था। तो देखिए, अब इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, तो ट्रिक वाले सेक्शन में आप इंतज़ार कीजिए, इसके लिए मैं ज़रूर ट्रिक लाऊंगा कि 15 जैसे शासक हैं उनको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं एक साथ, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, फिलहाल अभी मैं बात कर लेता हूँ सरभपुरी वंश की। सरभपुरी वंश कौन थे, ठीक है, इनका जो संस्थापक था वो कौन था, ये सब के बारे में। तो सरभपुरी, सरभ आप याद रख लेंगे, सरभ से हो जाएगा सरभराज, इसके संस्थापक थे। आधुनिक सारंगगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो सरभपुरियों का यहाँ पे शासन चलता था। इनका जो शासन काल था 6वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी में मान सकते हैं हम लोग। ठीक, 6वीं शताब्दी में इनका जो शासन था चरम पर था। तो इस वंश को क्या कहते थे, और हम लोग अमरार्य कहते थे और अमराज। प्रश्न ऐसे पूछ देता है इसमें कि सरभपुरी वंश को कहते थे अमरार्य, अमराज, अमरज या और कुछ करके ऑप्शन दे देगा, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, अमरार्य या अमरज भी कहा जाता था। कुल, ठीक है, सरभपुरी कुल या वंश, कुल यानी होता है वंश, ठीक, हिंदी में। इस वंश के लेख संबलपुर के उड़ीसा वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, अतः इतिहासकार संबलपुर को ही सरभपुर मानते हैं। ठीक है, जो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है संबलपुर, ठीक, अभी भी है, उस वाले क्षेत्र को ये लोग सरभपुर जो है मानते थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ वाला क्षेत्र है। उत्तरकालीन गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख, ठीक है, भानुगुप्त जो था गुप्त वंश का, उसका जो एरण अभिलेख है उससे जो जानकारी मिलती है सरभपुर के जो शासन है उसके बारे में। ठीक है, ये जो दूसरे गुप्त वंश का शासक है उसने इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, उसके अभिलेख में ये पता चलता है। क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र मल्हार वाला क्षेत्र, सारंगगढ़ वाला क्षेत्र, और रायगढ़ वाला क्षेत्र संबलपुर वाला क्षेत्र। उपराजधानी सिरपुर को बनाया था जो महासमुंद में है, जहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है उसको इन्होंने उपराजधानी बनाया था। और ये शासन कहाँ पे करते थे, सारंगगढ़ वाले क्षेत्र पे, मल्हार वाले क्षेत्र पे, रायगढ़ और संबलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए सरभपुरी वंश के बारे में। इसका जो शासक था प्रमुख वो था सरभराज। अब मैं आगे बात करूं कौन कौन से और प्रमुख शासक थे, तो इनका जो प्रमुख शासक है वो थे सरभराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र, प्रवर राज, सुखदेव राज और प्रवर राज द्वितीय। आप इसको याद रख सकते हैं। सन्न, प्रसन्न, प्रवर, ठीक है, 3 ठो प्र है, आपको उसको याद रख सकते हैं, सुप्र। तो इसको मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ क्या है। सन्न, उसके बाद याद रख लें प्रपशु, प्रपशु प्र, सन प्रपशु प्र, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसका ट्रिक। अगर इसको ही मॉडिफाइड करके बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, सन प्रशु प्रपन्न प्रप, ठीक, इस तरह
सन प्रसु प्र, सन प्रसु प्र, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब प्र को इस तरह से बोल सकते हैं पीपी, सन प्रसु पीपी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स से हो जाएगा वो है सरबराज, न से हो जाएगा नरेंद्र, प्र से हो जाएगा प्रसन्न मात्र, फिर से प्र से हो जाएगा प्रवरराज, सु से हो जाएगा सुखदेव स से, और प्रवरराज द्वितीय। वैसे याद हो जाता है, ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें ट्रिक बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सरबराज नरेंद्र और फिर प्रवरराज तो 2 बार है, प्रवरराज प्रथम प्रवरराज द्वितीय, और आपको याद रखना है सुदेव राजवश। तो बस इतना आप 2-3 बार अच्छे से लिख लोगे या आप बोल बोल के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो सरबराज वास्तविक संस्थापक था, इसके बारे में हमने देख चुका है। अब डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक, तो सरबराज वास्तविक संस्थापक था। नरेंद्र ने क्या किया? सरबराज का उत्तराधिकारी था कौन? नरेंद्र, इसका जो मतलब बेटा था समझ लो। इसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ये ताम्रपत्र पीपरदुला, कुरुद और रमा स्रोत हैं। ठीक है, उन्हें विष्णु के उपासक के रूप में उल्लेखित किया गया है। मतलब नरेंद्र थे वो विष्णु जी के उपासक थे, ऐसा मान के चलिए, और सरबराज के उत्तराधिकारी थे। प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? ये प्रसन्न मात्र तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था जो विष्णु भक्त था? तो वो प्रसन्न मात्र था। ठीक है, इसने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक, ये नमक नहीं है, नामक, प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की, जो निडिल नदी के किनारे स्थित है। निडिला नदी उसी किनारे स्थित है, जिसका तादम्य मल्हार में स्थापित है। ठीक है, मल्हार जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका जो क्षेत्र था तादम्य, यानी कि उसका जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिकार था। ठीक, प्रसन्न मात्र इकलौते सरबपुरी राजा हैं जिन्होंने सोने के सिक्कों की खोज की गई, जिनके सोने की सिक्कों की खोज की, मतलब जो प्रसन्न मात्र थे उन्हें सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? प्रसन्न मात्र ने। सिक्के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, उड़ीसा, चंदा, कालाहांडी जैसे क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है। प्रसन्नपुर मल्हार की स्थापना किया इसने। ठीक है, प्रसन्नपुर किसको बोलते थे? मल्हार को बोलते थे। जो मल्हार नवोदय विश्वविद्यालय है वहाँ विद्यालय है, नवोदय विद्यालय वहाँ पे, और ये निडिला नदी के किनारे बसा हुआ है। निडिला इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और सोने के सिक्के इसने चलवाए थे। बस इतना आप याद रखें। ठीक है, और गरुड़, शंख, चक्र आदि के सिक्के चलाए थे। तो मल्हार के बारे में और फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ माता का मंदिर है। ठीक, और वो मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। ग्रेनाइट जो काला कलर का पत्थर है उससे बना हुआ है इनकी मूर्ति। ठीक है, तो ये जो मल्हार में है उनका मंदिर। ठीक, वो मंदिर का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, प्रवरराज प्रथम, इसके बारे में बता दूँ। प्रवरराज प्रथम, इसकी जो राजधानी थी सरबपुर थी, श्रीपुर। ठीक, स्थापित की। प्रवरराज प्रथम के 2 जो ताम्रपत्र हैं वो ठाकुर दिया एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र के बाद जो अगला राजा आया वो प्रवरराज प्रथम था। इसने राजधानी सरबपुर से श्रीपुर स्थापित की। मतलब जो सरबपुर था उससे श्रीपुर यानी कि सिरपुर, आज का जो वर्तमान सिरपुर है वहाँ पे प्रवरराज ने अपनी जो राजधानी है उसको स्थापित कर दिया, और ताम्रपत्र ठाकुर दिया एवं मल्हार से प्राप्त इसके हुए हैं। बस इतना आप याद रखें। उसके बाद जो अगला शासक आया सुदेवराज आया, प्रवरराज प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसके जो 7 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो इस राजवंश में सर्वाधिक 7 ताम्रपत्र नन्हा, ठीक है, धमतरी, सिरपुर, आरंग, कौवतल और रायपुर और सारंगढ़, ये जगह का नाम है। नन्हा, धमतरी, सिरपुर, आरंग, कौतल और रायगढ़ और सारंगढ़, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ से 7 ताम्रपत्र इसके प्राप्त हुए। तो सुदेवराज के सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र, 7 ताम्रपत्र किस राजा के प्राप्त हुए? तो सुदेवराज के प्राप्त हुए।
ठीक है। इसमें प्रवर राज द्वितीय आया, उसके बाद प्रवर राज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। सुदेव राज के सामंत इंद्रबल ने प्रवर राज द्वितीय को मारकर पांडु वंश की स्थापना कर दी थी, नींव डाल दी थी, ठीक है। कौवाताल अभिलेख महासमुद्र से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो प्रवर राज द्वितीय अंतिम शासक था। अब इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ जो पढ़ रहे थे उसके बारे में हम एंड करते हैं अभी फ़िलहाल। आगे आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग ज़रूर करेंगे इसको कंटिन्यू। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो देखते रहिए।